तो सबसे पहले आपको पॉइंट क्लियर हुआ, हमने पता लगाना है डेल्टा टी एफ इज, दिस इज होम असाइनमेंट नंबर 3, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज होम असाइनमेंट 3, वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चन 3। सो सबसे पहले डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम अप्लाई करना है, यहाँ से आप डेल्टा टी एफ निकाल लेना। उसके बाद आपको फ्रीजिंग पॉइंट रिपोर्ट आपसे पूछा है कि कितना मास रिक्वायर्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज बाय लोअर्ड बाय 1.5 दी रखा है, दिस इज 1.5, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉल्व फॉर x, आई होप आगे सॉल्व कर लोगे आप। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is given 5% solution of by mass of cane sugar in water is freezes at 2170 Kelvin. Calculate the freezing of 5% glucose solution in water. Freezing point of pure water is given 273.1 Kelvin. तो यहाँ से हम लोग डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। And it's given that cane sugar solution has a freezing point of 2173, तो decrease in freezing point हो गया 273.15 minus 271 is equal to kf of water is given 1.86 and the molarity is 5% by mass, so it is 5 divided by molecular mass of sugar, that is 342, and this is in 100 gram of solution, so in 1000 it will be how much? This is your molarity. So for this case, this value is not known to you, so apply KF over here, and then it is asked for glucose, so it is 273.1 minus freezing point आपसे पूछा गया है, सॉल्वेंट फिक्स है इसलिए KF वही रहेगा, और शुगर की जगह ग्लूकोज सोल्यूशन ले लिया है, 5/180 into 100 into 1000, दोनों का रेशियो ले लीजिए, यहाँ से सॉल्व करके TF निकालना है। Get clear? And you ask question number 10. Sir, can you repeat it, please? I said delta TF is equal to KF into M है, उसने दो सोल्यूशन बोले हुए हैं, एक 5% शुगर सोल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 271, दूसरा सोल्यूशन जो है वो 5% ग्लूकोज है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है। सो डेल्टा TF is equal to KF into M अप्लाई किया है, एंड डेल्टा TF is for वाटर, तो मैंने आपको बताया दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो जब तक वाटर चेंज नहीं होगा तब तक सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो डेल्टा टीएफ वैल्यू इज इक्वल टू एम, केएफ की वैल्यू सेम यूज करिए, दोनों का रेशियो अप्लाई करके टीएफ सॉल्व कर लेना। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, it's given two element A and B form compound AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers by 1.3 Kelvin. तो AB2 के लिए जो डेल्टा TF आ रहा है, that is given to 2.3 Kelvin, और AB4 के केस में जो डेल्टा TF given है, this is 1.3 Kelvin. ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज गिवन टू यू 5.1, सो केएफ की वैल्यू अपने पास 5.1 है। ओके, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 1 ग्राम सोल्यूट को 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया हुआ है, सो 1 ग्राम ऑफ AB2 लिया है और यहाँ 1 ग्राम ऑफ AB4 लिया है, और दोनों को हमने 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया हुआ है। पहले क्वेश्चन एक बार थॉरोली पढ़ लीजिए, तब मैं आपको आगे की बात बताऊँ। अब उसने एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी पूछा हुआ है, so I'll assume let atomic mass of A is small a and atomic mass of B is small b, तो यहाँ से molecular weight of AB2 अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा A plus 2B, और molecular weight of AB4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा A plus 4B। ना क्लियर? पहले अब आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M सिंपली,
So delta TF is equal to KF into M. पहले AB2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, so it is 2.3 is equal to 5.1 into 1 divided by A plus 2B into 1000 upon 20. डेल्टा TF is equal to KF into M अप्लाई किया हमने. दूसरे वाले केस में AB2 के लिए AB4 के लिए अप्लाई करेंगे तो ये 1.3 is equal to 5.1 upon A plus 4B into 1000 upon 20. Is that clear? आप क्या करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया. पहली वाली इक्वेशन से a प्लस 2b की वैल्यू निकालेंगे हम लोग. सो a प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू 5.1 अपॉन 20 इंटू 2.3. और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो a प्लस 4b इक्वल टू 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.3. So now it is two equation, two variable case. आप सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा. So from here you will get A and B. Answers आपके पास है, वेरीफाई कर लेना. ठीक है. Then next is home assignment number 4. 4 में बताइए कोई डाउट है अगर आपका. Home assignment number 4, if you have any doubt, just write the number quickly. Home assignment number 4, any doubt? No? Okay. Then come to the objective section. So objective question is question number 1. Objective question you asked question number 16. I'm writing the numbers 16, 26, 27. Sir, 16 से पहले किसी को Sir. डाउट पूछना है? हाँ बेटा. sir, I asked you about assignment number 4, 1, 3, and 5. Okay, that is 135 for assignment 4. Okay, I'm starting. Just a minute. पहले assignment 3 में तो किसी का कोई डाउट नहीं रह गया ना? 3 complete है. 135 is for home assignment number 4, 5 or 4. Okay. So let me start first. So for home assignment number 4, you ask question number 1, 3 and 5. एक बार क्वेश्चन देखो. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. So I'm solving home assignment number 4, question number 1. In question number 1, it's given the depression freezing point of water is observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order of the given below. तो देखो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन है. एक आपके पास एसिटिक एसिड है, एक आपके पास ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है और एक आपके पास ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है. सो विद थ्री सब्सटेंसेस आर देयर, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड. अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम -I कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज करती है. तो अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन में -I ग्रुप लगाते हैं अगर हम, और उसका -I कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो उससे उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है. तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे इनका, if I'll mark them as A, B, C, तो order of acidic strength will be C, B and A. अब जो stronger acid होगा वो ज़्यादा number of ions देगा, gives more number of ions, और जो ज़्यादा number of ions produce करेगा उसका want of factor ज़्यादा होगा. तो depression freezing point जो है उसके लिए ज़्यादा आ जाएगा. So gives more number of ions implies more I implies more delta TF. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Then you ask question number 3. In question number 3, it's given 19.5 gram of CH2F COH is dissolved in 500 gram of water.
The depression and freezing point of water is observed as 1 degree Celsius. Calculate the want-off factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. तो मैंने बोला था abnormal colligative property के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे. Delta TF is equal to I times KF into M. Delta TF is equal to I times KF into M. And delta TF is given to you 1 degree. Want-off factor आपसे पूछा गया है. And this is solution of water, so KF is 1.86 और मोलालिटी आपको निकालना है तो इट इज 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड. मॉलिक्यूलर मास निकाला है किसी ने? मॉलिक्यूलर मास लेट्स से m1 है जो आपको गिवन है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो. तो और 500 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है तो उससे डिवाइड कर दिया. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू I टाइम्स KF इनटू M. मोलालिटी निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट 500 दे रखा है. मोलिकुलर मास आप निकाल लोगे या वो भी कैलकुलेट कर दो? CH2F COH का मोलिकुलर मास निकाल लीजिएगा बस. वो यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से सॉल्व होके I आ जाएगा सबसे पहले. ठीक है? Yes, sir. एक बार I आ जाएगा तो अगले स्टेप में I इज इक्वल टू 1 प्लस Z माइनस 1 इंटू अल्फा होता है. जब ये डिसोशिएट करेगा तो Z की वैल्यू 2 होगी. दो आयन बनेंगे, एक H प्लस और एक एनाइन कॉन्जुगेट बेस, तो Z विल बी 2. तो दैट मींस I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो जाएगा. अब आपका I आ जाएगा तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा और अल्फा के बाद आपको Ka बोला हुआ है तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है. अल्फा आ जाएगा तो Ka आ जाएगा. Sir, please repeat the last part. मैंने बोला आपसे कि पहले आपने वांट ऑफ फैक्टर I निकाला. I की वैल्यू 1 प्लस Z माइनस 1 इंटू अल्फा है. एसिड है तो डिसोशिएट होकर दो आयन बनाएगा तो Z इक्वल टू 2 पुट करेंगे. जब आप इक्वेशन में Z इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वहां से I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा हो जाएगी. फ्रॉम हियर यू विल गेट अल्फा इक्वल टू 1 माइनस I माइनस 1. अल्फा आ गया आपके पास. उसके बाद एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? K इक्वल टू Cl स्क्वायर अपॉन 1 माइनस. कर लोगे लिया आप पूरा लिखूं? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट फार्मूला K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. नहीं पता? कर दो सॉल्व. हाँ sir. Yes, sir. अगर नहीं पता तो बता देता हूँ. थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट लगा दिया गया. इट इज CH2F COH है. इसको आयनाइज कराएंगे तो ये बनेगा CH2F COO माइनस और H प्लस. इसकी कॉन्सेंट्रेशन C अगर इनिशियल मान लेंगे तो C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा एंड C अल्फा. तो उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा. तो ये सॉल्व हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3FCOH अगर 78 आ रहा तो बस पुट कर दो वही वैल्यू. आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो अच्छी बात है. यहाँ M1 की जगह 78 पुट कर दो. पता नहीं आपने सही निकाला कि नहीं पता, ये मुझे नहीं. But 11, 12. अच्छा 11 12 भी बताना. ओके. असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. Your screen is freezed. So in question number 11 हमारे पास लिखा हुआ है if a mixture of A and B components shows the negative deviation delta V mix standard formula for negative deviation delta V mixing is negative. उसके बाद TS it is found that the partial vapor pressure of A तो partial to B given है आपको. तो आपको क्वेश्चन ये PA की जगह लिखेंगे XA इंटू PA नॉट. PB की जगह XB इंटू PB नॉट. जगह 1 माइनस एक्स पुट कर देना. तो जब यहाँ से XB पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा XA इंटू 1 माइनस
यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। पी बी नॉट बराबर है, तो सिंपली टू पी ए, और वैल्यू पुट करोगे तो टू पी ए नॉट इंटू पी ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नंबर 2 में लिखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऑन हीट बिकम्स, तो आपको बताया था मैंने, अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो solute can dissolve, so that solution becomes unsaturated. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, the weight of non-volatile solute urea needs to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 25 degree Celsius 25%। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो PS की वैल्यू 0.75 पी नॉट हो गई, तो 25% डिक्रीज हो गया। फॉर्मूला लगा दो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन। सो पी नॉट माइनस पी एस करेंगे तो इट इज 0.25 पी नॉट, पी एस की वैल्यू 0.75 पी नॉट, और आपसे पूछा है कितना यूरिया डिजोल्व करें, तो इट इज एक्स ग्राम रेट से, मोलर मास 60 और वाटर लिया है 100 ग्राम, सो 100/18। यहाँ पे एक्स जो है वो मास ऑफ डिजोल्व, यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक्स निकाल लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू 6000/18। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से एक्स सॉल्व होके 1.1 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद मोलैलिटी निकाल लीजिएगा, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, mass of solvent that is 100 gram into 1000। यहाँ से मोलैलिटी सॉल्व कर लीजिए। Next you ask question number 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है HCl.8H2 is believed to be an azeotropic mixture containing, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखना बेटा, फॉर्मूला आपके पास HCl.8H2O, तो इसमें परसेंटेज ऑफ HCl अगर निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 36.5 बाय 36.5 प्लस 18 into 8 into 100। ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे। This is approximately 22.2%। Then you ask question number 16।
In 16th question is given two liquids A and P have a vapor pressure in a ratio of PA naught is to PV naught is 1:2. आपको PA naught is to PB naught की वैल्यू 1:2 दे रखी है. Certain both have an ideal solution of the mole fraction ratio A to B is 1:2. The mole fraction of A in the vapor in equilibrium with the solution is given as देखो XA is to XB की वैल्यू दे रखी है 1:2 अगेन और आपसे YA पूछा गया है. तो फॉर्मूला लगाएंगे YA is equal to XA into PA naught upon XA into PA naught plus XB into PB naught. इस क्वेश्चन में आप XA into PA naught into XB PB naught से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी 1/1 plus XB upon XA into PB naught upon PA naught. देखो XB by XA भी 2 है और PB naught by PA naught भी 2 है, इससे पुट करेंगे अपॉन प्लस यानी कि 1 आ जाएगा. तो ये की वैल्यू 0.2 बन जाएगी. बाद में मोल परसेंट पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना. यहाँ से अगर मोल परसेंट फॉलो करेंगे तो फिर भी 20%. ठीक है. इसके बाद you ask question number 26. Okay, someone has asked 14th also. 14th क्वेश्चन इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्लास में भी सॉल्व करना सिखाया था. 14th क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है P total is equal to 120 minus 75 XB. मैंने आपको तरीका सिखाया था PT equal to X into PA naught plus XB into PB naught. और इस एक्सप्रेशन में XA की जगह 1 minus XB पुट कर दो तो PT का एक्सप्रेशन बन जाएगा PA naught plus PB naught minus PA naught into XB. अब इसको अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर दो तो PA naught की वैल्यू 120 आ जाएगी और PA naught माइनस PB naught की वैल्यू 75 आ जाएगी. यहाँ से PB naught का वैल्यू 120 माइनस 75 हो जाएगी. So this is ठीक है. Then you ask question number 16. So question number 16 is over. हो गया ना. अच्छा 16 हो गया. Yes. 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. 26 से पहले किसी को पूछना है कोई और क्वेश्चन? So 19 and 21. Sir, 22. ओके. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 देखो. Question number 19 is given the vapor pressure of two liquids P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total pressure of the solution obtained by mixing 3 moles of P and 2 moles of Q. यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ P लिखेंगे अगर हम तो आ जाएगा 3/3 plus 2 यानी 3/5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q अगर लिखेंगे ये आ जाएगा 2/3 plus 2 is 2. प्रेशर तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला XA into PA naught plus XB into PB naught. So it's given 3/5 into 80 plus 2/5 into 60. इसको सॉल्व कर दीजिए. This comes out to be 62.
And question number 20, it's given if two substances A and B have K0 and PB0 1:2 mole fraction. तो repeat question है शायद, अभी तो कराया था. Question number 16 and 20 I think same है. Critically ये y equal to x A0 plus xb into PB0 का फॉर्मूला लगाना. ठीक है, पिछले वाले में परसेंटेज पूछा था, अभी मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो 0.2 ही आंसर आ जाएगा. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में मोल परसेंट पूछा था, यहाँ मोल फ्रैक्शन पूछते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज फॉर्मूला लगाना है y इक्वल टू x into PA0 अपॉन x into PA0 प्लस xb into PB0 और उसी टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है which of the following Sir, mixtures can be 21. separated. Sir, 26. क्वेश्चन नंबर 21 तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है बेटा. 21 में देखो क्या कर रहा है, आपसे पूछा है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का सॉल्यूशन है. तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है. क्लोरोफॉर्म एसीटोन इज नेगेटिव डेविएशन. तो यहाँ पे डेल्टा बी मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन 0 आएगा. और टोटल वॉल्यूम कितना है 30 प्लस 50 80 ml. तो नेट वॉल्यूम जो है वो 80 ml से कम आएगा. फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन 80 ml. क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है ना, तो पहले वॉल्यूम ज्यादा होगा, बाद में वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 30 प्लस 50 80 ml. तो फाइनल वॉल्यूम विल बी सर्टेनली लेस देन 80 ml. नेगेटिव डेविएशन. And similarly, question number 22 भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. 22 में लिखा है which of the following mixtures can be separated into pure components by fractional distillation. तो मैंने बताया था केवल आइडियल सॉल्यूशन सेपरेट होते हैं. बेंजीन एंड टोल्यूइन हो जाएगा. आइडियल सॉल्यूशन मैंने एक टेबल बनवाई थी, उसको ध्यान से लर्न करना है. आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स. Sir, question 26. Then comes question number 26. So in question number 26, it given organic liquids A and B have the vapor pressures P1 and P2 naught and pure liquid at 80 degrees Celsius. If a mixture of two behaving ideally boils at 80 degrees Celsius, तो देखो यहाँ पे boiling point अपने को 80 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. और आपको मैंने बताया था boiling point पे वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है. तो उसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर आएगा that will be equal to 760 torr या 760 mm मरकरी. ठीक है. अब क्वेश्चन में देखो अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है मोल फ्रैक्शन ऑफ A is 0.16. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B will be 0.84. तो 0.16 into P1 naught plus 0.84 into P2 naught is equal to 760. एक इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन दे रखी है P2 minus P1 naught is 472. क्वेश्चन में दिया बॉइलिंग पॉइंट है. बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है. मैंने आपको स्टैंडर्ड रूल बोला था, याद कर लो इसको, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में आएगा. और जितने ट्रिकी क्वेश्चन बनाए थे सब में ये चीज अप्लाई होती है. तो आपको मैंने समझाया था कि किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है. 80 डिग्री सेल्सियस आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका मतलब उसका वेपर प्रेशर 760 टॉर के इक्वल हो जाएगा. तो फॉर्मूला अप्लाई करिए Pt इक्वल टू एक्स इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट. उसको 760 के इक्वल कर दो. पी ए नॉट आपको एक्स ए की वैल्यू 0.16 दे रखी है, तो एक्स बी अपने आप 0.84 आ गया. सो 0.16 इंटू पी वन नॉट प्लस 0.84 इंटू पी टू नॉट विल बी इक्वल टू 760. और दूसरी इक्वेशन में पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट की वैल्यू 472 दे रखी है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी वन नॉट पी टू नॉट निकाल लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट 26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 27 आई थिंक. यस 27 के लिए भी देखो आपको ट्रिक सिखाई थी कि पोस्ट वाल्ड वॉकर्स मेथड का क्वेश्चन है ये. तो उसमें आपको तरीका सिखाया था कि जो लॉस इन वेट, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इसको प्रोपोर्शनल टू पीएस लिखते हैं.
और जो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इसको प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस लिखते हैं। तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस की वैल्यू अगर लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी लॉस इन सॉल्वेंट इज 0.04 and loss of solution chamber is 2.5 and this is equal to n by n। और मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है आपको 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास m1 डिवाइडेड बाय वाटर दिया है 80 ग्राम, मोलर मास 18। यहाँ से सॉल्व करके m1 निकाल लीजिएगा। कर लोगे आगे सॉल्व? फ्रॉम हियर यू हैव टू गेट m1। समझ में तो आ गया ना कॉन्सेप्ट? जो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन चैम्बर है वो पीएस के प्रोपोर्शनल आता है, जो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट चैम्बर है वो प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस होता है। ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड में आपको दोनों फॉर्मूले बताए थे, तो बाद में फॉर्मूला लगाना है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई एन। तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस की जगह लॉस इन सॉल्वेंट चैम्बर, लॉस इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट चैम्बर अपॉन लॉस इन सॉल्वेंट चैम्बर लिखा। सो सॉल्यूशन सॉल्वेंट चैम्बर का लॉस 0.04 ग्राम दिया है, सॉल्यूशन चैम्बर का लॉस 2.5 ग्राम दिया है। So 0.04 by 2.5 is equal to a small n by capital N. Moles of solute हुआ 5 by m1. m1 is molecular mass of solute और वाटर के लिए 80 ग्राम by 18। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास m1 मान लिया बस। हाँ बेटा, क्लियर हो गया था? After 27, next question is you asked 38। 38 से पहले कोई बताने? 31, 34 and 37। Okay, so question number 31 से start कर रहे हैं। 31 में given है 100 ग्राम ऑफ 100 ml of aqueous solution of glucose with osmotic pressure 1.28 1.2 atm at 25 degree Celsius is mixed with 300 ml of aqueous solution of urea which is 2.4 atm। osmotic pressure of mixture पूछा गया है, तो osmotic pressure का फॉर्मूला होता है P equal to CRT। तो सबसे पहले osmotic pressure दिया है 1.2, कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1 R into T। दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 2.4, उसके लिए C2 R into T। अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन C1 का 100 ml हमने लिया है और कॉन्सेंट्रेशन C2 का 300 ml लिया है। तो जो नई कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट इज C1 into 100 प्लस C2 into 300 अपॉन टोटल वॉल्यूम व्हिच इज 100 प्लस 300। ठीक है, और नया ऑस्मोटिक प्रेशर जो पूछा है दैट इज P इक्वल टू CRT, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो C की जगह वी कैन पुट 1.2 by RT into 100 plus 2.4 by RT into 300 whole into RT by 400। तो देखो RT कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2 plus 2.4 into 3/4। सॉल्व कर लीजिए। ये आपका 2.1 ATM आंसर आ जाएगा। सर क्वेश्चन 33। आइडियल क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 33।
33 में बोला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट 60 इज 0.018. If kf of water is given, depression freezing point निकालना है आपको. तो आपको P नॉट माइनस PS बाय P नॉट की वैल्यू दे रखी है. दिस इज एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. दिस इज 0.018. तो पहला काम क्या करना है, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालनी है. तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. तो दिस इज 1 माइनस 0.018. इतने मोल वाटर को हुआ इंटू 18 इंटू 1000. पहले इतना देख लीजिए. दिस इज योर मोलैलिटी. Molarity is number of moles of solute present in 1 kg solvent. ऊपर लिखा है moles of solute which is 0.018. फिर moles of solvent 1 minus 0.018 into 18. ये mass of solvent हो गया into 1000. ये फॉर्मूला समझ में आया ना. हमने लिखा है molarity is equal to moles of solute upon mass of solvent into 1000. अब 1 में से 0.018 सब्ट्रैक्ट करने का कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है. आप ध्यान से देखो तो मोलैलिटी अप्रोक्सीमेटली 1 बन जाएगी. उसके फॉर्मूला लगा दीजिए. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. ठीक है. क्लियर. Can you explain it again? मैंने फॉर्मूला लगाया. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ये तो हमें याद है ना, मोल फ्रैक्शन. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन में उसने दिया है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 0.018 है. तो इससे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता चल गया. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से आपने मोलैलिटी निकाल ली पहले और बाद में डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M कर दिया. ठीक है. बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेटली सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा. क्योंकि उसमें देखो दो ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं. एक 1.89 एक 1.86. व्हिच इज रिकमेंडेड कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करो. डोंट राइट MS1. यहाँ पे डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाएंगे तो इट इज 1.86 इंटू मोलैलिटी लिखेंगे तो इट इज 1 अपॉन 1 माइनस 0.018 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.982 लिखेंगे. ये वैल्यू 1.89 आ जाएगी. क्योंकि दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं इसलिए आपको एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहिए या फिर कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए. 1.86 तो एग्जैक्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेट करने से, और नीचे वाली वैल्यू 1 से थोड़ी कम है तो रिजल्ट थोड़ा 1.86 से ज़्यादा आएगा. तो बिना कैलकुलेट करे भी आप 1.89 लिख सकते हो. अब ऑब्जेक्टिव पेपर का इतना फायदा है आपके पास. ठीक है. आफ्टर दिस यू आस्क 36. Sir, 35 35 भी बताना. 35 में लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m solution of glucose is this. If the equal volume of 0.3 m glucose solution is added, then freezing point of the solution will be molarity equal to molarity given है. तो आपको नई कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है यहाँ पे. इन क्वेश्चन नंबर 35 आपको नई कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है. सो इट्स गिवन 0.5 m सोल्यूशन है, उसको इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.3 m सोल्यूशन से मिक्स किया है. तो जो नई कॉन्सेंट्रेशन होगी वो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम प्लस मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अगेन अपॉन टोटल वॉल्यूम. तो नई कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m आ गई. ठीक है. अब फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. तो पहले डेल्टा TF दे रखा है 1.86. यहाँ से KF आ जाएगा आपके पास सॉल्व होके.
which is given to you 0.1. बाद में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 0.2, दोनों का रेशियो अप्लाई कर दो, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। This is 1.86 into 0.2 या 2.2 भी, पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, so 3.72 आ जाएगा। ये डेल्टा टी एफ है तो फ्रीजिंग पॉइंट -3.72 हो जाएगा, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। Then you ask question number 36. 36 के लिए सेपरेशन ऑफ आइस का कॉन्सेप्ट बताया था कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो उसने क्या करा है, x ग्राम यूरिया को 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया और उससे 128 ग्राम आइस सेपरेट हो गई। तो अगर 120 ग्राम ऑफ आइस सेपरेट हुआ है तो वाटर लेफ्ट निकल आएगा, 500 माइनस 128 यानी कि 372 ग्राम। इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ अपने को दिया हुआ है -0.5 डिग्री सेल्सियस, तो 0.5, के एफ की जगह 1.86, मोलालिटी के लिए मास ऑफ यूरिया दे रखा है x अपॉन 60, ये मोल्स हो गए, 372 ग्राम वाटर है इंटू 1000। यहाँ से सिंप्लीफाई करके x निकालना है, तो मेरी समझ से 1.86 तो कट जाएगा, सीधे सीधे 6 ग्राम आ जाना चाहिए। आप एक बार कैलकुलेशन चेक करोगे जल्दी से। तो 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। सर 39। 39 क्वेश्चन में लिखा है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट बी, द एलिवेशन इन boiling point is delta TB. Graph is plotted between log of delta TB and log of m, and slope is tan theta. tan theta की वैल्यू, एंगल थीटा पूछा है। देखो आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू एम। इसमें दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगे तो लॉग ऑफ डेल्टा TB इक्वल टू लॉग ऑफ KB प्लस लॉग ऑफ m बन जाएगा। अब अगर हम लॉग ऑफ डेल्टा TB वर्सेस लॉग ऑफ m प्लॉट करेंगे तो उसकी जो स्लोप आएगी वो 1 आ जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो, और स्लोप क्या होता है tan थीटा। tan थीटा अगर 1 होगा तो थीटा की ठीक है। Then you ask question number 45. So question number 42 and 44. अच्छा 42 भी बताना है, एक मिनट। 42 में लिखा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टोलुइन इज गिवन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज गिवन, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसमें फॉर्मूला लगाओ जो मैंने सिखाया था आपको, डेल्टा व्हाट यू विल से, तो आपको केबी का फॉर्मूला याद है, केबी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी याद है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के फॉर्मूला सिखाया था आपको कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। आपको केबी की वैल्यू दे रखी है 3.32। उसके बाद आर की जगह बोला था 2 कैलोरी पर मोल केल्विन पुट करते हैं। टीबी की वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है तो 107 पॉइंट प्लस 273 स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। यहाँ से जब सॉल्व करके लाओगे तो लेटेंट हीट आएगा कैलोरी पर ग्राम में,
और बाद में इसको जूल्स पर मोल में कन्वर्ट कर लेना। आपका आंसर सॉल्व होकर आएगा कैलोरी पर ग्राम में, बाद में इसको किलो जूल पर मोल में तो कन्वर्ट कर लोगे ना, कन्वर्ट टू किलो जूल पर मोल, कन्वर्जन फैक्टर बताया ना, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स हो जाता है, और ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा तो मोलर मास यूज कर लेना। ठीक है, sir. हाँ बेटा, 42 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, 45, So 44. 44। So 44, if I'll go for that. Question number 44, it's given. Vapor pressure of CCl4 at 25 degrees Celsius is 143 millimeter. Mercury, 0.5 gram of a non-volatile solute is dissolved in 100 ml CCl4. Find the vapor pressure of the solution. बेटा इसमें आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अप्लाई कर दो, सीधे सीधे आपको अप्लाई करना है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बाई एन। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन। सो पी नॉट की वैल्यू अपने को दी हुई है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 इज 143 माइनस पी एस अपॉन पी एस निकालना है अभी हमें, और सोल्यूट दे रखा है 0.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 65, और सॉल्वेंट दे रखा है 100 ml। 100 ml को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास हो गया अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4। बताइए बस एक बार। वन 154। यहाँ से सॉल्व करके पी एस निकाल लीजिएगा, कर लेंगे सॉल्व। Then it is 46, only 45 sorry। 45 में लिखा है which of the following 0.1 m aqueous solution will have the lowest freezing point। अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूट यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, अच्छा सवाल है, इसको जरा ध्यान से देख लो, गुड कॉन्सेप्ट। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट यूनिट्स अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, इसका मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। उसके बाद एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, एलिवेशन क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज करेगा, तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट तो इंक्रीज करेगा, बट इससे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा हो गया, और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। तो आप देखो नंबर ऑफ सॉलिड वेट जिसमें सबसे ज्यादा आएंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आएगा, और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट,
The lowest freezing point will be a substance which will give maximum number of ions, that is potassium sulfate. पोटेशियम सल्फेट से 3 आयन मिलेंगे, सोडियम क्लोराइड से 2, ग्लूकोज और यूरिया एक एक, जिसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो गया, उसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट उसका ऑपोजिट वाला अपने आप कम होता जाएगा. Then you ask 38. So what's the answer then? K2SO4 बताया तो. K2SO4 के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा. आंसर इज 1. इसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा. ठीक है यहाँ तक. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा था कोई बार. 38. So question number 38 देखो ध्यान से एक बारी. 38 में लिखा हुआ है the percentage composition of glucose by weight in an aqueous solution which boils at 373.26 is. तो देखो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है. पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम अप्लाई करना है. तो डेल्टा टीबी इज 0.26, केबी की वैल्यू 0.52, और आपको पूछा है मोलैलिटी निकालनी है. तो यहाँ से मोलैलिटी आ गया 0.5. अब आपसे पूछा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो इसका मतलब हो गया 100,000 ग्राम वाटर में, मोलैलिटी का मतलब पता है आपको, सिंस 1000 ग्राम वाटर contains 0.5 मोल. contains 0.5 मोल ग्लूकोज. परसेंटेज बाय वेट निकालना है अगर हमें, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज 0.5 into 180 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन विच इज 1000 प्लस 0.5 into 180 into 100. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. So this becomes 99,000 divided by 1090. So 900 by 109 आएगा. इसको सॉल्व कर लीजिए. Approximately 8.2 आंसर हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 46 ना. 46 में लिखा है the vapor pressure of pure liquid is 0.8 atm. On mixing non-volatile solute B to A, the vapor pressure becomes 0.6 mole fraction of B in the solution. तो भी relative loading of vapor pressure होगा सीधे सीधे. P naught minus PS by P naught is equal to mole fraction of solute. P naught is given to you 0.8, PS is given 0.6. So 0.8 minus 0.6 by 0.8. Mole fraction. इसको solve कर लीजिएगा. 1/4 आ जाएगा. और कोई बताना. So 48 and 49. 48 भी देखो भाई अभी ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड का क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन चैम्बर जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस होता है, एंड लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट चैम्बर जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू पी नॉट. उल्टा लिख दिया. लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन चैम्बर जो होता है दिस इज पी एस, and loss of mass in solvent chamber is P naught minus PS,
एंड फॉर्मूले से हम लोग पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन बाई एन से सॉल्व करेंगे। तो पी नॉट देखो दे रखा है, लॉस इन मास ऑफ solution chamber is 0.05, sorry, solvent chamber is 0.05 and solution chamber it is 2.5 और solute का मास दिया हुआ है अपने को 10 ग्राम और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 90 ग्राम। यहाँ से सॉल्व करके M1 निकालना है। M1 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, उसके बाद कौन सा 50 बोला था, 49 49 49th क्वेश्चन में लिखा था concentration in gram per liter of a solution of cane sugar which is isotonic with the solution containing 6 gram of urea। isotonic solution का मतलब क्या होता है, osmotic pressure से isotonic का मतलब same osmotic pressure। ठीक है, तो अगर osmotic pressure सेम होगा आपके लिए तो पहले वाले सॉल्यूशन में लिखा है, इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम कर देनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ द केन शुगर विच इज आइसोटोनिक विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर। तो लेट केन शुगर इज x ग्राम पर लीटर, ये x बाई 180 मोल्स पर लीटर हो गया एंड यूरिया दे रखा है आपको 6 ग्राम पर लीटर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 बाई 60 मोल्स पर लीटर। दोनों इक्वेट कर दो तो x बाई 180 इज इक्वल टू 6 बाई 60 मीन्स x इज इक्वल टू 18 ग्राम। एक मिनट, केन शुगर है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास गलत लगा दिया, इट्स केन शुगर, सो 342 यूज करेंगे। दिस मॉलिक्यूलर मास इज 342, यहाँ से x की वैल्यू 34.2 ग्राम। ठीक है, Sir, can you show the previous slide?